प्रीवियस पार्ट में आपने पढ़ा था किस तरीके से अवध में वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लोग थे जिनको हम तालुकदार कहते हैं, उनके पावर को, उनके अथॉरिटी को ब्रिटिश ने अंडरमाइन किया। किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत लंबे समय से चले आ रहे ओल्ड कल्चर को, ओल्ड कस्टम्स को, जिसको इंडियन बहुत चेरिस्ट करते थे, उनको बहुत डियर मानते थे, या जो रिलेशनशिप था फार्मर्स के बीच में और तालुकदार के बीच में, ये रिलेशनशिप को किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। तो 1857 में अवध में, लखनऊ में, कानपुर में यहाँ की जो पब्लिक थी, यहाँ के जो मासेस थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। ये रिवोल्ट जो था बहुत ही जाइगेंटिक स्केल पे था, बहुत ही लार्ज स्केल पे था। तो इस रिवोल्ट से स्टार्टिंग में ऐसा अज्यूम हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि इस रिवोल्ट से, इस विद्रोह से जो इंडियंस हैं वो गेन कर लेंगे। मींस इंडियंस जो हैं वो 1857 में ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से रिमूव करेंगे, इंडियन ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम को फिर से रिस्टोर करेंगे। मतलब इंडिया में प्रायर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स द काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वी हैड अगेन वी विल बी लाइक दैट। तो क्या जो रिवल्स थे, जो विद्रोह किए थे, क्या वो इस अपने उद्देश्य को सक्सेसफुल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? तो इस सेगमेंट में हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कि जो रिबल्स थे 1857 में जिन्होंने रिवोल्ट किया हुआ था, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो इस रिवोल्ट के माध्यम से अचीव क्या करना चाहते थे। लिखा हुआ है ना कि रिबल्स क्या क्या वांट करना चाहते थे, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो रिबल्स अचीव क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ब्रिटिश जो थे उन्होंने कहा कि जो ये रिवोल्ट किए हैं सिपाही लोग, वो लोग कौन से लोग हैं, उनको अंग्रेज़ों ने कहा कि ये अनग्रेटफुल और बारबेरिक लोग हैं। मतलब अंग्रेज़ों ने कहा कि हम इनके ऊपर रूल कर रहे हैं तो एक तरह से हम इंडियन के ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं हमारे ऊपर अच्छा, हमारे प्रति थैंकफुल होने के बजाय ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये लोग अनग्रेटफुल लोग हैं, बारबेरिक हैं, मीन्स ये विद्रोह कर रहे हैं तो अंग्रेज़ों को बहुत ही मर्सिलेस तरीके से मार रहे हैं। उसके अलावा मीन्स अंग्रेज़ों ने जब इनको ख़त्म किया, रेबल्स को मारा, तो रेबल्स जो चाहते थे, उनके जो ऑब्जेक्टिव थे, उसको भी अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया। तो बेसिकली 1857 के बारे में जो मच इन्फॉर्मेशन है, मच रिकॉर्ड है, उसको रेबल्स लोग तो बहुत एक्सप्लेन नहीं किए हैं। मीन्स वट एवर वी अंडरस्टैंड अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, अकाउंट्स एंड डिटेल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 में इस रिवोल्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि रेबल्स जो थे वो चाहते क्या थे। तो उनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हिंदू और मुस्लिम पास्ट में अंग्रेज़ों के आने के पहले यूनाइट थे, उस यूनिटी को वो कंटिन्यू करना चाहते थे, है ना। तो आपका आंसर रहेगा कि रेबल्स थ्रू दिस रिवोल्ट दे वांटेड टू कंटिन्यू द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, विजन ऑफ यूनिटी। एग्जाम्पल के लिए 1857 का जब सर्कुलेशन जारी किया गया, यानी सिपाही जो विद्रोह किए थे, उन्होंने जब लोगों को अपील करना शुरू कर दिया कि हम ये 1857 का मतलब विद्रोह क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने इस विद्रोह में मतलब लिखा है ना कि दे अपील्ड टू ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। मतलब भारत में रहने वाले जितने भी अलग अलग धर्म और कास्ट के लोग थे, उनके नाम से ये अपील किया गया कि इंडिया जो है वो, मतलब इंडिया में रहने वाले सभी लोग, आप किसी भी आइडेंटिटी के हों, किसी भी पोजीशन के हों, हम आपसे अपील कर रहे हैं, आपसे हम मतलब आपके नाम सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इसमें मतलब सर्कुलेशन जो जारी किया था, जिसको मतलब विद्रोहियों ने जारी किया था, तो ये जो प्रोक्लेमेशन था, प्रोक्लेमेशन में इसमें मुस्लिम रूलर के नाम से प्रोक्लेमेशन जारी किया गया था। जैसे आप लोग देखते हो ना, कंट्री में जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं, तो जो मेजर डिसीजन लिया जाता है, तो मेजर डिसीजन हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के नाम इश्यू होता है। या स्टेट में जो डोमिनेंट होते हैं, जैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं या किसी स्टेट में गवर्नर हैं, तो स्टेट की तरफ से कोई मेजर डिसीजन लिया जाएगा तो या तो चीफ मिनिस्टर के नाम से वो इश्यू किया जाएगा या तो गवर्नर के नाम से इश्यू किया जाएगा। तो 1857 में जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन या प्रोक्लेमेशन जारी हो रहे थे, तो किसके नाम से जारी हो रहे थे? मुस्लिम प्रिंसेस के नाम से जारी हो रहे थे। और उसमें जो वो मतलब नोटिफिकेशन या प्रोक्लेमेशन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने इस प्रोक्लेमेशन में हर क्लास के लोगों को केयर किया। उसमें उन्होंने कहा कि 1857 का जो ईयर है वो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए मैटर करता है। इसमें अगर हम हिंदू और मुस्लिम यूनाइट हैं और अगर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अगर हम जीतते हैं तो हमारी इसमें जीत होगी और हारते हैं तो हमारी इसमें हार होगी। मतलब ये प्रोक्लेमेशन कहा गया कि ये जो वॉर है अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए मैटर करेगा। अगर जीतेंगे तो हिंदू मुस्लिम अपने पास्ट के फिर से चीज़ों को फिर से मतलब आगे प्रमोट करेंगे।
उसके अलावा प्रोक्लेमेशन में क्या किया गया था, प्रोक्लेमेशन में यह भी कहा गया था कि किस तरीके से पास्ट में जो हिंदू और मुसलमान थे, मतलब अंग्रेज़ों के आने के पहले, वो कितना मतलब हिंदू और मुसलमान जो थे उनके पास्ट को ग्लोरीफाइड किया गया। हिंदू मुस्लिम पास्ट एंड ग्लोरीफाइड को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी अंडर द मुगल एम्पायर, कि किस तरीके से भारत में अंग्रेज़ों के आने के पहले, मुगलों के ज़माने से भारत में हिंदू और मुसलमान कितने पीसफुल तरीके से रहते थे, आपस में कन्फ्लिक्ट कम करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने आकर सब सत्यानाश कर दिया, इंडिया को मतलब एक तरह से डिवाइड करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो प्रोक्लेमेशन इश्यूड इन द नेम ऑफ मुस्लिम प्रिंसेस टेकिंग केयर द सेंटिमेंट ऑफ हिंदूज एज वेल, irrespective of people, caste and identity. Proclamation was issued in the name of proclamation was issued for everyone. Plus, they also reminded the glorification and coexistence of different people in India during the Mughal Empire. उसके अलावा इसमें जो प्रोक्लेमेशन या स्टेटमेंट या इशू जारी किया गया था बहादुर शाह के नाम से जारी किया गया, क्योंकि उस वक्त 1857 में जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड, तो बहादुर शाह जफ़र सेकंड के नाम से ये प्रोक्लेमेशन जो है वो जारी होता है। उसके अलावा इसमें अपील किया गया था कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम सभी लोग जो हैं ज्वाइन करें, है ना। हिंदू जो लोग हैं वो महावीर और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस आंदोलन को ज्वाइन करें, जो मुस्लिम हैं अपने मुस्लिम फेथ के लिए ज्वाइन करें। तो बेसिकली 1857 में हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ही रिमार्केबल यूनिटी थी, बहुत ही ज़्यादा वो आपस में यूनाइट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया था हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये इस आंदोलन में अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ लंबे समय तक लगे रहे तो ब्रिटिश जो है वो 1857 में ही इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुसलमानों से हिंदुओं को डिवाइड करने का प्रयास किया। बरेली में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुओं की तरफ से 50,000 रुपये खर्च किए और मुसलमान हिंदुओं को पैसा दिया और हिंदुओं से कहा कि आप मुसलमानों के खिलाफ हो जाओ, मुस्लिम से लड़ो। तो यहाँ से भी आपका एक सवाल बन सकता है, जैसे आपका लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिबेलियन। तो आप यहाँ कह देना कि विजन ऑफ यूनिटी, और उसके नीचे वाले भी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस पैराग्राफ से कोई सवाल पूछता है बनता है तो यहाँ पे ये आ सकता है कि देयर वाज अगर मान लो इस पैराग्राफ से सवाल बनेगा तो यहाँ पे ये बन सकता है कि डिस्पाइट ब्रिटिश अटेम्प्ट टू create division between Hindu and Muslim, there was a remarkable unity between Hindu and Muslim in 1857। मतलब 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदू मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता जो है बनी रही। आप इसको एक्सप्लेन करिए, तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट भी लिख सकते हैं अगर इस पैराग्राफ से सवाल बनता है तो। और इस तरह के पैराग्राफ में सवाल आपके पिछले बोर्ड के मतलब परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। अब उसके बाद आपका अगला आता है और उसमें आता है प्रोक्लेमेशंस या जो स्टेटमेंट या नोटिफिकेशन या जो प्रिंस और रूलिंग क्लास की तरफ से जो सर्कुलर इश्यूड हो रहे थे, तो उसमें क्या कंटेंट था। जैसे आजमगढ़ के वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी थी, जब उन्होंने आजमगढ़ के लोगों को अवेयर किया, आजमगढ़ के लोगों को बताया कि क्यों आजमगढ़ में लोगों को यूनाइट होना है, क्यों आजमगढ़ के लोगों को एक साथ आकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ होना है। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में क्या था, मतलब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, सवाल आपका इसमें से इस तरह से पूछ लिया जाए कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन एड्रेस्ड या जैसे इसमें से आप कह सकते हो कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के क्या वो थे, मतलब कंटेंट थे, आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो आप इसको इस तरह से मतलब डिफाइन करने का प्रयास करिएगा। जैसे इस प्रोक्लेमेशन में ये कहा गया था, यानी आजमगढ़ के जो लोकल रूलर थे उन्होंने अपने लोकल एरिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था। क्या रिक्वेस्ट किया था, अगर आप सेंटेंस में पैराग्राफ में वर्ड्स देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंट टाइम में, मतलब 1857 में जो हिंदू लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो लोग क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ड्यून्ड हो रहे हैं अंडर द टायरनी एंड ऑपरेशन ऑफ इनफील्ड एंड ट्रेचरस ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश रूल जो है उनके टायरनी और ऑपरेशन, मतलब उनके अत्याचारों से और उनके दमनकारी शासन से जो हिंदू लोग हैं वो ड्यून्ड हो रहे हैं। इसलिए इंडिया में रहने वाले, या इंडिया मीन्स आजमगढ़ भी वहाँ का ही पार्ट था, इंडिया का ही। तो इसमें कहा गया इस यहाँ पे रहने वाले जितने भी वेल्दी क्लास के लोग हैं, चाहे मतलब आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन भले ही लोकल एरिया से इश्यू किया गया था, लेकिन इसमें हर इंडियन का सेंटिमेंट केयर किया गया था। इसमें कहा गया कि इंडिया में रहने वाले जो वेल्दी क्लास के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हें जो है मतलब आगे आना चाहिए। और ख़ास तौर से इंडिया में रहने वाले जो रॉयल फैमिली या जो मोहम्मदन, मतलब जो पैगंबर मोहम्मद के परिवार के रिलेटिव हैं, और हिंदुओं में जो मतलब अपर कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को एक साथ आना चाहिए।
इसके अलावा इस प्रोक्लेमेशन में ये भी कहा गया कि हिंदू और मुसलमान के कई सारे जो हेड ऑफ द रिलीजियस हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम के जो चीफ हैं, जैसे उलेमा हो गए या पंडित पुजारी हो गए, तो प्रोक्लेमेशन में ये कहा गया कि अंग्रेज़ों के शासन से बहुत पहले से ही भारत के रहने वाले जो मुस्लिम और हिंदू के धर्मगुरु हैं वो परेशान थे। वो पता नहीं कितने समय से अपने घर को एक्विट किए हैं, छोड़े हुए हैं, किस लिए? वो अपने धर्म का प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं और अंग्रेज़ों को हटाने के लिए अपना बेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि आजमगढ़ के लोकल रूलर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान के जो चीफ हैं उन्होंने हमारे सामने आकर हमसे बोला हुआ है कि वो इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना चाहते हैं और वो यहाँ से मतलब फिर से हिंदू और मुस्लिम शासन को रिस्टोर करना चाहते हैं। तो इस प्रोक्लेमेशन में कहा गया कि ये इम्परेटिव ड्यूटी टू ऑल, मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोग, मतलब आजमगढ़ और भारत के लोग इस प्रोक्लेमेशन को फॉलो करें और जो भी मतलब कॉमन कॉज या इंडिया के फ्रीडम के लिए जो पार्टी एंक्सियस है, मतलब जो लोग भारत को आज़ादी दिलाने के लिए रेडी हैं, एंथुजियास्टिक हैं, अगर उनके पास कोई सहारा नहीं है तो आजमगढ़ के रूलर ने कहा कि उनके डेली सब्सिस्टेंस के लिए, उनके डेली सर्वाइवल के लिए हम लोग जो है फैसिलिटी ऑफर करेंगे, हर लोग हर तरह की सुविधाएं देंगे। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो पंडित हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जो फॉरेन रूल्स है वो इंडिया से बहुत लंबे, मतलब इंडिया जो ब्रिटिश हैं उनका प्रेजेंस यहाँ से बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो इस प्रोक्लेमेशन में ये कहा गया है कि मतलब जो अंग्रेज हैं उनके शासन से हिंदू मुस्लिम दोनों रियूंड हो रहे हैं उनके टायरनियर ऑपरेशन से। उसके अलावा जो हिंदू और मुस्लिम के चीफ हैं बहुत लंबे समय से जिन्होंने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस किया है वो खुद हमारे सामने आकर प्रेजेंट किए हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए वो अपना हर प्रयास करने का वो कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रेडिक्टर हैं, वो इन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि ब्रिटिश रूल यहाँ से ख़त्म होने वाला है। तो कंडीशन हमारे फेवर में है और इसलिए हिंदू मुस्लिम को यूनाइट होकर के इस विद्रोह में आगे आना चाहिए। नहीं तो अगर मौका एक बार हाथ से निकल गया तो हिंदू और मुसलमान को रिपेंट या पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा प्रोक्लेमेशन या जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था, गवर्नमेंट मीन्स जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के, क्योंकि 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इनइफेक्टिव हो गई थी डिफरेंट एरियाज से, जैसे हैदराबाद है या कल ये आपका मतलब कानपुर है, लखनऊ है या सेंट्रल इंडिया है, कई सारी जगहों पे ब्रिटिश रूल जो था बहुत ही पुअर हो चुका था। तो डिफरेंट एरिया के जो लोकल रूलर्स थे वो ज़मींदारों के नाम प्रोक्लेमेशन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ज़मींदारों को क्यों इस आंदोलन में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की वजह से अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों के ऊपर एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू या बहुत सारा एडिशनल टैक्स इम्पोज कर दिया है, ज़मींदारी सिस्टम उनका रियूंड कर दिया हुआ है। उसके अलावा ज़मींदारों का जो एरिया है उसको जो है ऑक्शनिंग कर दिया हुआ है, किसी और को सेल कर दिया हुआ है। ज़मींदारों को छोटी मोटी मैटर में बार बार कोर्ट में अरेस्ट मतलब समन किया जाता है, उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, उनको डिस्ग्रेस या उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। ज़मींदारों का जो पैसा है वो सब कोर्ट कचहरी के काम में खर्च हो जाता है। वो जो है मतलब एम्पावरिश हो चुके हैं, मतलब ज़मींदार का जो स्टेटस था काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है। ज़मींदारों को एनुअली टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब भारत में जो अंग्रेज़ स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो सारा पैसा अंग्रेज़ ज़मींदारों से वसूल करते हैं। तो इसमें प्रोक्लेमेशन में कहा गया कि अगर भारत में बादशाही गवर्नमेंट आती है, मतलब फिर से मुग़ल शासन इस्टेब्लिश होता है, तो ज़मींदारों को इस तरह से डिसग्रेस नहीं किया जाएगा, ज़मींदारों को इस तरह से अपमान नहीं किया जाएगा। ज़मींदारों को जो रेवेन्यू है कम देना पड़ेगा, लाइट मतलब होता है बहुत ही मॉडरेट या बहुत ही एवरेज, मतलब जो जुमा है या रेवेन्यू है ज़मींदार बहुत ही एवरेज पे करेंगे, उनके डिग्निटी और ऑनर को फिर से रिस्टोर किया जाएगा और ज़मींदार जो है अपने एरिया में सॉवरेन रहेंगे, मतलब ज़मींदार जो है वो अपने एरिया में अपने तरीके से रूल करेंगे, उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। तो अगर आप सवाल पूछ लिया जाए कि ज़मींदारों के लिए प्रोक्लेमेशन में क्या था, तो आप लोग जो मेन पॉइंट है यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है जो मर्चेंट थे, मर्चेंट को इस आंदोलन में क्यों शामिल होना चाहिए। जैसे अगर आपसे आ जाए कि व्हाट डिड प्रोक्लेमेशन से रिगार्डिंग मर्चेंट के बारे में क्या कहा गया था, तो मर्चेंट के बारे में ये कहा गया था कि जो ब्रिटिश हैं वो इन्फिडेल और ट्रेचरस हैं, मतलब नो लॉन्गर ब्रिटिशर्स आर ट्रस्टेबल, या ब्रिटिश जो है वो एंटी रिलीजियस हैं और ट्रेचरस हैं। ट्रेचरस मीन्स ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो मतलब डबल स्टैंडर्ड हैं, हिपोक्रेट हैं। तो कहा गया है कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने इंडिया में आने के बाद हर तरह के इंपॉर्टेंट ट्रेड को कंट्रोल कर लिया, मोनोपोलाइज कर लिया। जितने भी इंडिया में अच्छे प्रोडक्ट हैं, वैल्यूएबल मर्चेंडाइज हैं। वैल्यूएबल मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, जब आप व्यापार करते हैं और व्यापार में अच्छे व्यापार करते हैं तो व्यापार में आप मेन
आर्टिकल या मेन प्रोडक्ट पर कंट्रोल कर लेते हैं, और जो ट्रिवियल होता है उसको आप नहीं टच करते हो। जैसे आपको जहाँ पे लाभ होता है उसका व्यापार करते हैं, जहाँ हानि होती है उसका व्यापार नहीं करते हैं। तो मर्चेंट के लिए कहा गया है कि भारत के जो व्यापारी हैं वो अंग्रेज़ों से दुखी है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया हुआ है, हर तरह के ट्रेड पर मोनोपोलाइज कर लिया है। इंडिया के जो फाइन और वैल्यूएबल मर्चेंटाइज या गुड्स हैं, जैसे इंडिगो है, क्लॉथ है, आर्टिकल है, इस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया हुआ है। और ट्रेड ऑफ ट्राइफल्स, मतलब जो व्यापार में इंडिया को बेनिफिट नहीं मिलता है इंडियन मर्चेंट्स को। ट्राइफल का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट या आर्टिकल जिससे व्यापार करने पर आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो सारे बेस्ट प्रोडक्ट पर अंग्रेज़ों का कब्जा है, और जो ट्रिफियल है, जो वैल्यू लेस प्रोडक्ट है, उस पर इंडियन को वो दे दिया गया है। ट्रेडर को ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, टोल टैक्स, या उन्हें मतलब ब्रिटिश अपने यहाँ पे स्कूल वगैरह के लिए ब्रिटिश मर्चेंटों से पैसा लेती है ना। मर्चेंट्स लोग जो इंडिया के हैं, बिजनेसमैन जो इंडिया के लोग हैं, अगर मान लो वो टैक्स नहीं देते हैं, स्कूल के लिए पैसा नहीं देते हैं, तो उनको जेल होती है, इम्प्रिजनमेंट होता है, उनका डिसरिस्पेक्ट होता है। मतलब छोटा मोटा आदमी या एक वर्थलेस पर्सन भी अगर कंप्लेन कर दे तो मर्चेंट लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि अगर भारत में ब्रिटिश या भारत में अगर बादशाही गवर्नमेंट यानी अगर मुगल शासन फिर से इस्टेब्लिश्ड होता है, तो जो मर्चेंटों के साथ ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, व्यापारियों के साथ ये जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हर तरह के ट्रेड पर इंडियन मर्चेंट्स को अथॉरिटी दे दिया जाएगा। लैंड, वाटर, इन पर ये मतलब इसके माध्यम से फॉरेन कंट्री में और कंट्री के इंटरनल एरिया में ट्रेड कर सकते हैं। और इसलिए मर्चेंटों से कहा गया, व्यापारियों से कहा गया कि आप लोग का ड्यूटी है कि आप लोग जो हैं इस युद्ध में शामिल होइए। बादशाही गवर्नमेंट मतलब मुगल शासन को आप हेल्प करिए पैसे से और अपने एजेंट, अपने मतलब लोगों से। तो मर्चेंट के लिए इस प्रोक्लेमेशन में क्या कहा गया है, तो आप लोग मेन पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सब पब्लिक सर्वेंट थे उनके लिए क्या कहा गया, तो पब्लिक सर्वेंट से कहा गया कि आप लोग अंग्रेज़ों के लिए भले सर्व करते हो, लेकिन आपको कोई बेस्ट प्रमोशन नहीं मिलता, आपको आपके सर्विस के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं मिलता, आपको डिसरिस्पेक्ट मिलता है, आप लोग के मतलब प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट के लिए प्रोक्लेमेशन क्या था, तो पब्लिक सर्वेंट के लिए प्रोक्लेमेशन में ये कहा गया था, क्या कहा गया था, चलिए देखते हैं, है ना। तो पब्लिक सर्वेंट के लिए कहा गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन को एम्प्लॉय किया है सिविल और मिलिट्री में, लेकिन उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उनको पेमेंट बहुत कम मिलता है, वो अपने काम से हाई पोजीशन गेन नहीं कर सकते हैं। जो अच्छे अच्छे डिग्निटी वाले पोस्ट हैं और पैसे वाले पोस्ट हैं उसको अंग्रेज़ों ने एक्सक्लूसिवली अंग्रेज़ों को दे दिया गया हुआ है। तो जितने भी नेटिव ब्रिटिश सर्विस में यानी जो इंडियन ब्रिटिश को सर्व कर रहे हैं, वो अपने रिलीजन और अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो मतलब बादशाही गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, और बादशाही गवर्नमेंट आती है तो उनको हाई पोस्ट मिलेगा, उनको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी और उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। और जो आर्टिशंस थे या जो वीवर्स थे जो कपड़े वड़े बनाते थे, जो इस तरह के आर्टिकल को बनाते थे, उनके लिए प्रोक्लेमेशन में क्या कहा गया था, उसके लिए कहा गया था कि जो ब्रिटिश थे उनके इंडिया में आने से और ब्रिटिश के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो ब्रिटिश के सामान बनते हैं उनके सामान भारत में आने से जो इंडियन वीवर थे उनको मार्केट से थ्रो कर दिया गया। उसके अलावा जैसे कॉटन ड्रेसर हो गए, कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ हैं, शू मेकर्स हैं, है ना, ये इनको आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए, इनकी जो ट्रेडिशनल जॉब थी उसको हटा दिया गया। उसके अलावा मतलब ये बेगरी या भिखारी के कंडीशन में आ गए हैं, और इसलिए बादशाही गवर्नमेंट अगर आती है तो एक्सक्लूसिवली यानी बादशाही गवर्नमेंट जो है सर्वेंट ये आर्टिसंस को, वीवर्स को जो है एक्सक्लूसिवली अपने यहाँ मतलब रिक्रूट करेगी, और उन्हें मतलब राजा और रिच लोग जो है मतलब अपने यहाँ सर्व करेंगे, उनकी प्रॉस्पेरिटी फिर से इंश्योर होगी। तो इसलिए जितने भी आर्टिसंस हैं ब्रिटिश सर्विसेज को रिनाउंस या गिव अप कर दें। तो मतलब ये कहा गया कि जो वीवर्स या जुलाही लोग हैं वो अंग्रेज़ों की काम छोड़े और बादशाही के लिए करें। उसके अलावा सर्वेंट और फ़कीर और पंडित के लिए क्या कहा गया था, अगर आपसे कहे कि व्हाट डिड प्रोक्लेमेशन से रिगार्डिंग पंडित एंड फ़कीर, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि रिगार्डिंग पंडित एंड फ़कीर एंड अदर लर्नड पर्सन, इसमें ये कहा गया था कि भारत के जो पंडित लोग हैं, फ़कीर लोग हैं और जो स्कॉलर्ड पीपल हैं, लर्नड पीपल हैं, जो विद्वान लोग हैं, तो उन्हें जो है मतलब वो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के प्रोटेक्टर होते हैं। जैसे भारत में हिंदू धर्म का प्रिजर्वेंस और हिंदू धर्म का एक्सप्लेनेशन पंडित लोग करते हैं, वैसे उलेमा लोग इस्लाम करते हैं। तो कहा गया कि ये लोग अपने अपने रिलीजन के गार्जियन हैं, और मतलब ये लोग जो है मतलब यूरोपियन जो है हमारे कॉमन एनिमी हैं।
और जो प्रेजेंट में हम युद्ध कर रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इस युद्ध में जो पंडित फ़कीर लोग हैं उन्हें मतलब इस युद्ध में शामिल होना चाहिए, इस होली वॉर में, क्योंकि इस युद्ध के माध्यम से फिर से अपने रिलीजियस प्रेस्टीज को, अपनी ग्लोरी को हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो अलग अलग क्लास के लिए प्रोक्लेमेशन क्या कहता है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे सिपाही का एक मतलब स्टेटमेंट लिया गया है कि वो सिपाही जो है इस विद्रोह के बारे में क्या सोचता है। तो अवध के सिपाही थे, उन्होंने कहा था कि हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने अंग्रेज़ों को सर्व किया, हम भी अंग्रेज़ों को सर्व कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर, हमारे कस्टम, हमारे नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिस हमारे सेंटिमेंट को ये लोग हर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जो बुलेट कोटेड फैट ऑफ काउस एंड पिग्स है, जिसको इन्होंने मतलब प्रेजेंट किया हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम रिलीजन को करप्ट करता है, क्योंकि इसमें जो काऊ का फैट है और ये पिग का फैट है उसको कवर्ड किया गया हुआ है। या बोन्स ऑफ डस्ट ऑफ पिग्स एंड काऊ इज मिक्सड इन फ्लोर, आटे वगैरह में जो हड्डियां हैं उसको पीस करके आटे मिक्स कर दिया गया है। तो सिपाही ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सिपाही जो है अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह इसलिए किए हैं क्योंकि उनको मजबूर किया गया है, उनको कंपेल किया गया, उनको फोर्स किया गया, जिसकी वजह से वो विद्रोह कर रहे हैं। तो सिपाही जो थे वो क्या थॉट करते थे उसमें आप लोग करिएगा। उसके अलावा आप देखिए, अभी हम लोग मतलब क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हाट डिड रेबल वांट। तो रेबल जो थे वो मतलब ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश सिंबल्स है उसको हम लोग नष्ट करें, जैसे उनकी कोर्ट कचहरी, उनका सिस्टम, ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन है। सिंबल ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि इनकी वजह से भारतीयों का मतलब भारतीय जो है वो डिस्ग्रेस होते हैं। खास तौर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जुडिशियल सिस्टम सेटअप किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में जो जितने भी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस्टेब्लिश की, वो इंडियन को हेल्प करने के बजाय इंडियन को रियूंड किए हैं, इसलिए इसको नष्ट करना विद्रोहियों ने अपना टारगेट बना लिया हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सिंबल ऑफ ऑपरेशंस में क्या मेन पॉइंट निकल सकता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने कंडेम किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इलीगल तरीके से एनेक्सेशन कर रही है। जैसे अवध को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एरिया में एनेक्स कर लिया। अवध के अलावा कर मतलब कई सारे जो मेन एरिया थे, तो उसको मतलब विद्रोह उस सिपाहियों ने कंडमनेशन किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था उसको अंग्रेज़ों ने ब्रेक किया हुआ है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा लोगों ने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने लैंडलॉर्ड को उनके राइट से डिस्पोजिट कर दिया है, ज़मींदारों का जो हक था ज़मींदार पर ज़मीन पर, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। उसके अलावा भारत का जो बिग या स्मॉल उसके अलावा बिग एंड स्मॉल एंड फॉरेन कॉमर्स हैड ड्रिवेन आर्टिसंस एंड वीवर्स टू र्यून, मतलब जो भारत के स्मॉल और बिग जो वो थे वीवर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसने इंडियन के उन चीज़ों को नष्ट किया जिस चीज़ों को इंडियन जो थे फेमिलियर थे और एंजॉय करते थे। जैसे जिस व्यापार को भारत के व्यापारी करने में बहुत मतलब इंगेज थे, या तो ऐसे चीज़ों को अंग्रेज़ों ने नष्ट करने का प्रयास किया। तो जो रेबल्स थे इन्हीं चीज़ों को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे कि इंडिया में फिर से ट्रेडिशनल तरीके से जो ट्रेड है वो कंटिन्यू हो, है ना। फिर से ज़मींदार जो हैं वो ज़मींदारी सिस्टम कैरी करें, फिर से वो अपने एरिया पर, लोकल एरिया पे रूल करें, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनेक्सेशन करके ब्रेक किया हुआ है। तो ये मतलब रेबल्स जो थे वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे ये ब्लेम कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए जो है हर तरीके से रॉन्ग है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम लंबे समय तक ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ब्लेम ये किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया की कास्ट सिस्टम को और मतलब हिंदू और मुस्लिम को कन्वर्ट कर रही है, मतलब हिंदू और मुस्लिम को जो है क्रिश्चियनाइज कर रही है, उनके धर्म को नष्ट करवा करके उनको ईसाई बनाने का प्रयास कर रही है। तो लोग जो थे मतलब अपने लाइवलीहुड, अपने ऑनर और अपने आइडेंटिटी को सेव करने के लिए, या ग्रेटर पब्लिक गुड, मतलब भारत का भला होगा, भारत में रहने वाले सब लोग का भला होगा अगर सब लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ इन सारे कारणों की वजह से युद्ध करें। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है 1857 में जब अटैक किया गया, तो जो रेबल्स लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों के जो हेल्प कर रहे थे, एलिट ऑफ सिटीज़, जो शहर के मिडिल क्लास के लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन करने में, या जो अंग्रेज़ों के लिए ट्रांसलेटर का काम करते थे, तो अंग्रेज़ों ने इनको ह्यूमिलेट किया। इन्होंने मतलब अंग्रेज़ों के बनाए गए सिस्टम को नष्ट करने का प्रयास किया, है ना। तो बेसिकली जो मतलब ये विद्रोही थे, ये अल्टरनेटिव विजन का मतलब होता है कि अंग्रेज़ों के बनाए गए सिस्टम को ख़त्म करके फिर से जो
प्री ब्रिटिश सिस्टम था उसको रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे थे। उसके अलावा रेबल्स क्या चाहते थे, अल्टरनेटिव पावर, मतलब ब्रिटिश पावर को रिमूव करके वो फिर से ट्रेडिशनल तरीके से अपने पावर को सेटअप करना चाह रहे थे। तो 1857 में जहाँ जहाँ रेबल्स को गेन किया, जहाँ जहाँ रेबल्स जो थे वो अंग्रेज़ों को हरा करके अपना मतलब डोमिनेशन करते हैं, तो गेन करने का मतलब क्या होता है कि जब विद्रोह शुरू होता है मेरठ से और ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और कई जगह फैल जाता है, तो अंग्रेज़ों को स्टार्टिंग में इन एरिया से अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ क्या थे, अंग्रेज़ों को यहाँ से हटना पड़ा। तो जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ हटे वहाँ वहाँ पे जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे फिर से ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम बनाने शुरू कर दिए। मतलब मुगलों के टाइम पे जैसे कोर्ट चलते थे, बनते थे, उस तरह के सिस्टम को फिर से बनाना शुरू कर दिया। तो लिखा हुआ है ना कि लखनऊ में, दिल्ली में, कानपुर में स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो पहले का सिस्टम था, मुगलों के सिस्टम था, उसको फिर से सेटअप किया गया। हालांकि ये सिस्टम बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका, ये शॉर्ट लिव्ड था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो फिर से विद्रोहियों को काउंटर अटैक करते हैं, उनको मारते हैं। तो प्रयास तो यही था कि जो प्री ब्रिटिश वर्ल्ड था, अंग्रेजों के आने के पहले का जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर था, उसको विद्रोही जो थे फिर से रिस्टोर करने का प्रयास करना चाहते थे। एग्जाम्पल के लिए 1857 में क्या किया गया था, 1857 में बेसिकली 1857 में तो ये मतलब प्री ब्रिटिश वर्ल्ड को फिर से रिस्टोर करना चाहते थे। और 1857 में जहाँ जहाँ पर विद्रोहियों को सफलता मिली थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपॉइंटमेंट करने शुरू कर दिए और पुराने सिस्टम का लैंड रेवेन्यू सिस्टम रिस्टोर कर दिया। उसके अलावा ऑर्डर पास करने शुरू कर दिए कि हमें सिपाहियों को ऑर्डर दे रहे हैं कि वो कहीं पर लूटपाट न मचाए, केवल अंग्रेज़ों को नुकसान पहुँचाएँ। उसके अलावा प्लान ये किया गया कि हमें अंग्रेज़ों को आगे कैसे और हराना है। तो एक कमांड डिफरेंट लेवल पे, जैसे होता है ना कि टॉप लेवल से ऑर्डर पास होता है, लोकल लेवल पे आता है, तो ऐसे मतलब उस वक्त के टाइम पर विद्रोहियों ने इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। मतलब मुगल जो सिस्टम अंग्रेज़ों के आने की वजह से लॉस हुआ था, उसको फिर से रिस्टोर करने का प्रयास विद्रोहियों ने 1857 में करने का प्रयास किया था। तो ये मतलब तो लिखा हुआ है कि जो सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोहियों ने बनाया था, ये बहुत लंबे समय तक नहीं सर्वाइव हो पाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिटेलिएशन किया, ऑन स्लॉट किया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही निर्मम तरीके से, बहुत ही मतलब बहुत ही मर्सिलेस तरीके से विद्रोहियों पर अंग्रेज जो है वो हावी होती है, काउंटर अटैक करती है, जवाबी हमला करती है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारने का प्रयास करती है ना, विद्रोहियों को यहाँ वो करती है। तो मतलब रेबल्स चाहते क्या थे, तो रेबल्स जो थे वो अल्टरनेटिव विजन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और जो भी था वो यही चाहते थे। उसके अलावा आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 1857 में जो प्रोक्लेमेशन था, जमींदारों के लिए क्या था, मर्चेंट के लिए क्या था, आर्टिसंस के लिए क्या था, पंडित के लिए क्या था, है ना। तो या आजमगढ़ प्रोक्लेमेशंस में क्या था, या आपका सिपाही 1857 के विद्रोह के बारे में क्या सोचते थे। मतलब अगर आपके क्वेश्चंस अलग अलग सेगमेंट से इस तरह से पूछे जाएं, तो आप बिना हेजिटेशन के रिस्पॉन्ड करिएगा। जो जिस सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछेगा उसका रिस्पॉन्ड उसके हिसाब से करिएगा। अब आपसे सवाल पूछेगा कि हाउ डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857, या हाउ डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड रिटेलिएट द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 का जब विद्रोह हुआ और अंग्रेजों को कई जगहों पर नुकसान हुआ, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए अंग्रेज कैसे रिटेलिएशन करते हैं, कैसे काउंटर अटैक करते हैं, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इस विद्रोही को ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उसका जवाबी हमला करते हैं। तो रिप्रेशन का आपका सवाल क्या बनेगा, हाउ डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड रिटेलिएट टू सप्रेस द रिवोल्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे रिप्रेशन किया, कैसे मतलब विद्रोह खत्म किया। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आप आंसर लिख लीजिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर टू रिप्रेस द रिवेलियन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से डिसीजन लिए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंड को या ट्रुप्स को सेंड करना शुरू कर दिया, जो सैनिक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो एडिशनल सोल्जर थे, है ना, तो सेंडिंग आउट ट्रुप्स टू रिकंक्वेयर नॉर्थ इंडिया ब्रिटिश पास्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए थे जिससे कि वो इंसर्जेंसी या इस विद्रोह को, रिवोल्ट को रिड्यूस कर सके। उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अ नंबर ऑफ एक्ट दे पास्ट, है ना। तो उसके अलावा उन्होंने नॉर्थ इंडिया में मार्शल लॉ अप्लाई कर दिए थे। मतलब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन जब करना पड़ेगा कि रिप्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे ख़त्म किया, तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, आपको यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स करना है। आप कहिएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेस्ड द रेबेलियन थ्रू डिफरेंट वेज, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे करती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अ सीरीज ऑफ लॉ या कई सारे कानून पास करती है। जैसे कि मई और जून मंथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ एक्ट पास किए, नॉर्थ इंडिया में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिए। उसके अलावा जो कॉमन सोल्जर थे उनको बहुत सारा या टू मच पावर जो है दे देते हैं कि कोई मतलब आम सैनिक, ब्रिटिश सैनिक जो है वो किसी इंडियन को मार सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अ कॉमन सोल्जर ड्यूरिंग रिवोल्ट रिसीव्ड
उसके अलावा कहा गया कि हम लॉ और ट्रायल को सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब जो विद्रोही हैं उनके लिए हम केस और ट्रायल नहीं करेंगे, डायरेक्ट उनको हम शूट करेंगे, डायरेक्ट उनको हम मारेंगे। उसके अलावा चलो मैं आ रहा हूँ ना, जो नेक्स्ट क्या बन सकता है, यहाँ पे आप इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आप कह दीजिएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ से armed with these newly elected special law reinforcement brought in reinforcement brought in from Britain। यहाँ से देखिएगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मतलब ब्रिटेन से भी मतलब काफ़ी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो दिल्ली है, दिल्ली को कंट्रोल करना विद्रोहियों के लिए बहुत मैटर करता था। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो सेंटर ऑफ पावर था और 1857 में दिल्ली जो है विद्रोहियों के कब्जे में आ गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए उनके जो ट्रूप्स थे, एक मतलब पंजाब की तरफ से आते हैं और एक कलकत्ता की तरफ से मतलब जाते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी या टू प्रॉन्ग काउंटर अटैक करती, एक दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए पंजाब से और दूसरा जो है यहाँ से कलकत्ता से, है ना। तो दिल्ली को अंग्रेज जो है इस तरीके से अपने कब्जे में कर लेते हैं। हालांकि दिल्ली को कब्जे में करने को लेकर के बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है दोनों तरफ से, लेकिन फाइनली जो विद्रोही थे वो दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेते हैं और दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिल्ली किस तरह से मतलब दिल्ली को कंट्रोल क्यों करना चाहते थे, दिल्ली क्योंकि दिल्ली जो था सेंटर ऑफ पावर था। दिल्ली को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आपका इंडिया में कंट्रोल है, या दिल्ली को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप जो है पावर गेन करने में काफ़ी एडवांस्ड हैं। उसके अलावा जो गंगेटिक प्लेन था, जो नॉर्थ इंडिया था, उसको कंक्वेयर करने के लिए अंग्रेज़ों को मतलब डिफरेंट विलेज में एंटर करना पड़ता है, क्योंकि ये जो विद्रोह था केवल सिपाहियों तक नहीं था, गांव के लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने ये भी कहा कि अवध के हर 4 में 3 आदमी जो है विद्रोह में शामिल हो चुके हैं। 1858 तक अवध को कंट्रोल में करते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जे में करने के लिए मिलिट्री का जाइगेंटिक स्केल पे यूज़ किया। जाइगेंटिक स्केल का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल या मिलिट्री का इस्तेमाल करना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाइगेंटिक स्केल पे मिलिट्री का यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो लैंड लॉर्ड लोग हैं, अगर वो हमारा सपोर्ट करें तो हम उनको माफ़ कर देंगे और उनके लिए कई सारे प्रिविलेज देंगे, है ना। मतलब जो विद्रोह किए हैं उनको अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपको ज़मींदारी से हटा देंगे और जो हमारे साथ हैं हम उनको रिवॉर्ड देंगे। तो अंग्रेज़ों ने मिलिट्री का जाइगेंटिक स्केल पे यूज़ करना, रेबल लैंडलॉर्ड को डिस्पोजिट करना, गैंगेटिक प्लेन को डिफरेंट तरीके से जीतना, दिल्ली को जीतना, ये अंग्रेज़ों का क्या था, रिप्रेशन करने का तरीका था। अब इस विद्रोह को कैसे दिखाया गया है, इमेज ऑफ रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, अंग्रेज़ों ने अपने मतलब मास मीडिया में या न्यूज़पेपर में या मैगजीन में इस विद्रोह को कैसे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5.1 में लिखा है सेलिब्रेटिंग द सेवियर। सेलिब्रेटिंग द सेवियर का मतलब क्या होता है, अंग्रेज लखनऊ को अपने कब्जे में जब किए तो अंग्रेज़ों के उस मोमेंट को जो ब्रिटिश पेंटर थे उन्होंने उसको मतलब नोट किया और उसको उन्होंने मतलब एक मेजर अचीवमेंट में दिखाने का प्रयास किया, है ना। और उन्होंने एक पेंटिंग छापी, उसका उसका हेडलाइन क्या रखा, उसका हेडलाइन रखा रिलीफ ऑफ लखनऊ। रिलीफ ऑफ लखनऊ का मतलब क्या होता है, लखनऊ नो लॉन्गर इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ रेबल, लखनऊ इज़ बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब जब लखनऊ पर विद्रोहियों का कब्जा था तो हेनरी लॉरेंस जो लखनऊ के कमिश्नर थे उन्होंने अपने लोगों को किसी एक फोर्टिफाइड एरिया में सेफ रखा। लॉरेंस की हत्या हो जाती है, लेकिन अब लखनऊ को सेफ करने के लिए जो अलग अंग्रेज़ अधिकारी हैं, जेम्स आउटरम है, हेनरी हैवलॉक है, वो पहुंच जाते हैं। उसके अलावा मतलब कॉलिन कैंपबेल भी लखनऊ में पहुंच जाते हैं। तो ये कंबाइंड ये सब लोग मिल करके लखनऊ को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इस मोमेंट को मतलब जो ब्रिटिश पेंटर्स थे उन्होंने मतलब जो जिनका नाम था थॉमस जोन्स बार्कर, उन्होंने मतलब रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम से एक पेंटिंग जो है बनाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एरिया है जहाँ पे काफ़ी शैडो है वो विद्रोहियों को दिखा रहा है, और जहाँ पे लाइट है काफ़ी मतलब लाइटनिंग एरिया है वो अंग्रेज़ों को दिखा रहा है। और अंग्रेज़ों को जो है विनर गेस्चर में या विजेता की मुद्रा में अंग्रेज़ों को दिखाया गया हुआ है ना। तो बेसिकली ये मतलब आपसे अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि इस पेंटिंग में क्या शो कर रहा है, तो पेंटिंग में जो लाइट वाला एरिया है वो ब्रिटिश साइड है और जो डार्क वाला एरिया है वो रेवेलियन साइड है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि लखनऊ जो है अब विद्रोहियों के कब्जे से बाहर हो गया है, अंग्रेज़ जो है विक्टोरियस हो चुके हैं, अंग्रेज़ का जो रूल है अब फिर से डोमिनेट करता है। विद्रोहियों मतलब 1857 में ब्रिटिश वुमेन को किस तरह से दिखाया गया,
तो इसमें देखिए जब ये जब रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो जानबूझ कर कई सारे ऐसे पेंटिंग्स छपने शुरू हो गए जिसमें ये दिखाया गया कि जो भारत के विद्रोही हैं, रेबेलियन हैं, वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, खासतौर से ब्रिटिश महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब ये न्यूज़ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में फैलने पहुंच जाती है तो ब्रिटेन के वहाँ के जो लोकल थे, वहाँ के जो लोग थे, वो बहुत ही आउटरेज होते हैं, बहुत ही गुस्से आते हैं और वो रिवेंज का डिमांड करते हैं कि जैसे विद्रोही मतलब महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बदला जो है इनसे लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेंटिंग छपी है और उस पेंटिंग का हेडलाइन है इन मेमोरियम, जिसे जोसेफ न्यूअल पेटर ने छापा हुआ था। इसमें ब्रिटिश महिलाओं को दिखाया गया है कि वो एक एरिया में सर्कल्ड हैं और बहुत ही हेल्पलेस हैं, मतलब वो डेथ और डिसऑनर को वेट कर रही हैं कि किसी भी समय उनकी हत्या हो सकती है, किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकती है। तो जब ऐसे न्यूज़ या इमेज ब्रिटिश मीडिया में पब्लिश होते हैं तो ब्रिटिश के जो लोग थे ब्रिटेन में वो बहुत ही आउटरेज होते हैं, बहुत ही गुस्से में आते हैं और वो रिवेंज और रेट्रीब्यूशन रिवेंज और रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बदला और टफर पनिशमेंट जो है रेबेलियन से लिया जाना चाहिए। तो इमेज में मतलब इमेज में ये दिखाया गया, इस इन मेमोरियम इमेज में आप देख सकते हैं कि पीछे अंग्रेज सिपाही हैं जो ये इंडिकेशन करता है कि अब वो आ चुके हैं और ब्रिटिश महिलाओं को जो है उनका प्रोटेक्शन करेंगे। एक अनदर इमेज है जहाँ पे मिस व्हीलर जो है वो अपने आप को विद्रोहियों से डिफेंड करता हुआ दिख रही हैं, जहाँ पे वो सिंगल हैंडेडली अकेले दम पे जो है विद्रोहियों को ख़त्म कर रही हैं और बहुत ही मतलब बहादुरी से वो आ रही हैं। उसके नीचे का इमेज है तो उसमें जस्ट एक पंच न्यूज़ मैगजीन थी, उसने जस्टिस नाम से हेडलाइंस दिया और उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे कानपुर में मतलब बहुत सारे अंग्रेज़ों का टेरिबल मैसेकर हुआ था और यहाँ पे जो मिस व्हीलर हैं वो अकेले जो है मतलब अंग्रेज़ों से बदला ले रही हैं। तो वेनेजेंस और रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब न्यूज़पेपर में ब्रिटिश महिलाओं को और ब्रिटिश लोगों को दिखाया गया कि ये लोग बहुत ही हेल्पलेस हैं और ये डेथ का वेट कर रहे हैं, इनके साथ किसी भी समय कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, तो ब्रिटेन के लोगों ने क्या डिमांड करना शुरू कर दिया, ब्रिटेन के लोगों ने वेनेजेंस और रेट्रीब्यूशन। वेनेजेंस और रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने कहा कि हमें भी रिटेलिएशन करना चाहिए, जवाबी हमला करना चाहिए और हमें भी इंडियन को, रेबेलियन को टफर पनिशमेंट देना चाहिए या हमको रिवेंज या रेट्रीब्यूशन या बदला लेना चाहिए। तो मतलब बेसिकली उन्होंने कहा कि हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी ब्रिटिश ऑनर को या पावर को चैलेंज करे उसको हमें मर्सिलेसली ख़त्म करना चाहिए। रेबेलियन की वजह से जो अंग्रेज़ थे वो बहुत खतरे में आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने आप को फिर से शो करना चाहते हैं कि हम लोग इनविंसिबल हैं। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग को कोई जीत नहीं सकता। अंग्रेज़ों ने अपने आप को ये दिखाने का प्रयास किया हुआ है ना। जैसे यहाँ पे पंच मैगजीन में दिखाया गया है कि जो महिला है वो मतलब बहुत अग्रेसिव है, बहुत ही गुस्से में है और वो रिवेंज ले रही है, सिपाहियों को अपने पैरों से कुचल रही है। और जो इंडियन मेन वुमेन है बहुत ही फियर और बहुत ही डर के साथ मतलब उनको इसको देख रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रिटिश लॉयन है वो इंडियन टाइगर पर अटैक कर रहा है। यहाँ पे जानबूझ करके मैगजीन ने दिखाया है कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने मतलब जैसे आपका यहाँ पे आंसर बनेगा कि जो आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि रिप्रेशन अंग्रेज़ों ने कैसे किया, तो अंग्रेज़ों ने मतलब जाइगेंटिक स्केल पे मिलिट्री का यूज़ करते हैं या कई सारे कानून पास करते हैं, सीरीज ऑफ एक्ट को पास करते हैं, कॉमन सोल्जर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, मतलब पब्लिकली जो लोग इस विद्रोह में शामिल थे उनको मास किलिंग करते हैं। मास किलिंग का मतलब क्या होता है, इंडियन सिपाहियों के सामने ही विद्रोही सिपाहियों को वो परेड करवाते हैं और उनको जो है एक साथ जो है उनको मतलब उड़वाते हैं, उनको ख़त्म करवाते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ टेरर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है कि उनको हैंग किया गया या गन से उड़ा दिया गया और ये दिखाया गया कि भविष्य में अगर कोई भी विद्रोह करेगा तो उस वो जो है सेम पनिशमेंट जो है वो पाएगा। यहाँ पे सबको एक साथ कलेक्टिवली हैंग टू डेथ या फांसी की सज़ा मिल रही है। तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि भारत में मतलब अंग्रेज़ों के लिए कोई चैलेंज करेगा तो उसको सेम फेट या ये प्रॉब्लम फेस करेगा। लास्ट वाला आपका लिखा हुआ है नो टाइम फॉर क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है, अंग्रेज़ों में कुछ अंग्रेज़ थे जो लिबरल थे, जो काइंड हार्टेड थे, जो चाहते थे कि विद्रोहियों को क्षमा कर दिया जाए। वो क्लेमेंसी के फेवर में थे, क्षमा के फेवर में थे कि चलो ठीक है विद्रोह कर दिए, गलती कर दिए, लेकिन इनको हम बहुत टफर पनिशमेंट ना दें। तो जो लोग भी इस तरह की बातें करते थे अंग्रेज़ लोग उनका मजाक उड़ाते थे या अंग्रेज़ लोग उनका रेडिकुलेशन करते थे। तो मतलब 1857 में क्लैमर और वेनेजेंस का समय था। क्लैमर और वेनेजेंस का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पावर और अपने रिवेंज को दिखा रहे थे और उस वक्त कोई ये कहे कि अंग्रेज जो है इनको माफ़ कर दे, तो अंग्रेज जो थे अगर कोई माफ़ी की बात करता तो अंग्रेज़ लोग ऐसे इंसान का मजाक उड़ाते। जैसे 1857 में इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे और उन्होंने कहा था कि
गेस्चर ऑफ लेनियंसी, मतलब विद्रोहियों के साथ थोड़ा सा हमें लिबरल होना चाहिए, मतलब उन्हें हमें थोड़ा सा काइंड उनके प्रति होना चाहिए, जिससे कि वो फिर से हमारे साथ हो सके। तो ब्रिटिश मीडिया में उनका बहुत मजाक उड़ाया गया, किसका, कैनिंग का। कैनिंग से कहा गया कि आपको पता नहीं है कि किस तरीके से विद्रोहियों ने अंग्रेज़ों को नुकसान पहुँचाया हुआ है, तो विद्रोहियों के साथ किसी भी तरह का गेस्चर ऑफ लेनियंसी या उनके साथ किसी भी तरह का मतलब काइंडनेस हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। जैसे यहाँ पे कनिंग को एक लूमिंग फादर फिगर, मतलब विद्रोहियों के लिए एक लिबरल की छवि दिखाने का प्रयास किया गया हुआ है, लेकिन जो सैनिक हैं वो अपने हाथ में ड्रैगर और इस तरह के लेकर के ये दिखाने का प्रयास किया है कि नो लॉन्गर रेबल्स आर ट्रस्ट वर्दी, हम रेबल्स पर किसी भी तरीके से भरोसा या विश्वास नहीं कर सकते हैं। लास्ट में आपका एक हल्का सा पॉइंट है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है नेशनलिस्ट इमेजिनरी, मतलब 1857 के जो रिवोल्ट किए थे, रिवेलियन थे, उनको कैसे मतलब उनके मेमोरी को प्रिजर्व किया गया। तो 1857 को कैसे प्रिजर्व किया गया, जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 1857 को इंडियन जो है सेलिब्रेट करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या था, इंडिया को फ्री करने के लिए इंडिया में अंग्रेज़ों के टाइम पे पहली बार 1857 में मास अपीयरेंस हुआ था। मास अपीयरेंस मीन्स पहली बार मैसिव स्केल पे जो पब्लिक थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई थी। तो 1857 को कैसे प्रिजर्व किया गया है, 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा जो रिवोल्ट किए थे उनको उनको मतलब जो 1857 में विद्रोह किए थे उनको हेरोइक फिगर के तौर पे शो किया गया। हेरोइक लीडिंग फिगर का मतलब क्या होता है, देश को आज़ादी दिलाने के ये लीडिंग फिगर थे, है ना। उनके फेवर में हेरोइक पोयम लिखे गए, जैसे झांसी की रानी के लिए सुभद्रा चौहान का यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान का था, खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी। तो बेसिकली कैसे मतलब रेबल्स या रेवेलियंस के को सेलिब्रेट किया गया फ्रीडम फाइटर के माध्यम से 20th सेंचुरी में। मतलब इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, या मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन्होंने 20th सेंचुरी में इमेंस कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन इन्होंने पास्ट के मतलब 1857 के हीरो कैसे सेलिब्रेट किया, तो उन्होंने इन मतलब सेलिब्रेट किया, बताया कि ये लोग जो थे रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग, इन्होंने मतलब एक तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए सबसे पहले प्रयास किया था। तो आप अगर इस तरह से रिवाइज करेंगे तो आपका लगभग मैक्सिमम काम जो है वो फिनिश हो जाएगा और आप जो है काफ़ी हल्के हो जाएंगे और आप इस चैप्टर को लेकर काफ़ी अच्छा फील करेंगे।